आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं पिथौरागढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां सहकारिता मेले का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 कार्यक्रम में सीएम धामी का संबोधन। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही पिथौरागढ़ से, जहां कार्यक्रम में सीएम धामी का संबोधन भी है। कार्यक्रम के दौरान इस अवसर पर सहकारिता तपस्वी स्वर्गीय लक्ष्मण माधवराम इनामदार जी को भी नमन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे इस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज सहकारिता मेले के माध्यम से जहां हमने 23 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं करीब 62 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। आज की नई पीढ़ी के लिए हमारी ये सहकारिता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज की जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी से जल्दी स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और स्वयं स्वरोजगार को आगे बढ़ाना चाहती है। और आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का जो महत्व है, पहले से और कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के अंदर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। आज आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज हमारी 24 औषधियां जन औषधि केंद्र के रूप में, समितियों के रूप में भी कार्य कर रही है, जिनमें ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ते दामों पर मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों में कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी एक पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी
सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडवा की खरीद एमएसपी 42 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडवा की खरीद को 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज प्रदेश की सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से के अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी धनराशि आज सहकारी बैंकों में लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी आज हमारी बहनें बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि गंगोली हाट नाचनी में कामधेनु सहकारिता समूह द्वारा लगभग 500 लीटर दूध और दूध उत्पाद बेचकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मैं कामधेनु सहकारिता समूह की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप सभी न केवल स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन और विपणन को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद सहित संपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको अभी भाई अजय टंटा जी बता रहे थे, आप सबको पता होगा कि 12 अक्टूबर 2023 को आदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही हमारे पिथौरागढ़ में आए थे। उससे पहले वो सीमांत क्षेत्र जौलीगोंग आदि कैलाश की उन्होंने यात्रा की। गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्र को गए थे। जागेश्वर धाम का भी उन्होंने दर्शन किए थे। और आप सबको पता है कि उनके उस क्षेत्र में जाने के बाद किस प्रकार से आप वहां आने वाले पर्यटक, दर्शनार्थी, श्रद्धालु और भक्तगण पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं। वो पिथौरागढ़ वालों को इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर कारोबार बढ़ा है, पूरा क्षेत्र हमारा ये। आज मैं कल रात मुनस्यारी में था, आज फिर सवेरे में मिलन में था, तो मुनस्यारी के लोगों ने भी मुझे बताया कि आदि कैलाश यात्रा के प्रारंभ हो जाने से अजय भाई कि न केवल पिथौरागढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी व्यापार तेजी से बढ़ा है, अन्य काम धंधे तेजी से बढ़े हैं और हमारे यहां पर अपार संभावनाएं पिथौरागढ़ जनपद में हैं। उसको लेकर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। मिलन क्षेत्र को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उस क्षेत्र में अचानक संभावना है और जब आदि कैलाश का क्षेत्र डेवलप होगा, वहां आने वालों की संख्या बढ़ेगी। मिलन क्षेत्र, मुनस्यारी क्षेत्र, हमारा पंचाचूरी का क्षेत्र, वेरीनाथ का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जब हमारे विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से पिथौरागढ़ का भी विकास बहुत तेजी से होगा। हम जहां अनेक योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण किया जा रहा है। जल्दी ही जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये तय मानिए कि सारी जो सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं,
वो हमारे पिथौरागढ़ में ही हम सबको मिल पाएंगी भाइयों बहनों, जिसके लिए आज हमें अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है। वहीं 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही विकासखंड वेरीनाग में शीघ्र ही 28 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी करा रहे हैं। यहां महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन जो बनकर तैयार हो गया है, जहां पर एसपी का ऑफिस है, अभी अजय भाई और हम चर्चा कर रहे हैं, वहां भी बनकर तैयार हो गया है। फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा जिले में 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट, धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सड़कों का कार्य भी गतिमान है। हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा भी जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ मुंशियारी के लिए हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे स्थानीय जनता के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी पिथौरागढ़ हवाई अड्डे का भी बड़ा विस्तार करने वाले हैं। इसके लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप में इसको विकसित करने का काम आगे किया जाएगा, जिस पर हम शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। उसके बाद पिथौरागढ़ से एक समय में लोग कहते थे कि यहां से हवाई सेवा नहीं चल सकती। भाइयों बहनों, अगर नीति और नियत साफ हो, मन में विश्वास हो और जनता का साथ हो और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद हो, उनका सहयोग हो, उनकी प्रेरणा हो, तो कोई काम असंभव नहीं होता है। धीरे धीरे सारे काम आगे बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, इन सभी विकास कार्यों के साथ हमने राज्य हित में अनेक कड़े और कठोर निर्णय भी और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें लागू करने की हिम्मत किसी भी विपक्षी सरकार में नहीं थी। विपक्ष ने हमेशा तुष्टीकरण, वोट बैंक और स्वार्थ सिद्धि की राजनीति का काम किया है, जबकि हमने प्रत्येक उत्तराखंडवासी की आकांक्षा को पूरा करने और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर निर्णय लिए हैं। इसलिए जब हमने प्रदेश में सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा तुष्टीकरण पर चलती रही है। न्याय और समानता से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप सभी जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया गया था। हमने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि राज्य निर्माण के बाद 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, परंतु हमारे विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। पारदर्शिता के आधार पर आज नौकरियां मिल रही हैं, भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटी को आज योग्यता, प्रतिभा, उसकी मेहनत और क्षमता के आधार पर परीक्षाओं में चयन का अवसर मिल रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि किसने युवाओं को नौकरी दी, किसने सिर्फ झूठे सपने दिखाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद
और थूक गया जैसी घृणित मानसिकता, इस पर भी कार्रवाई की है। धर्मांतरण रोधी कानून बनाया, दंगा रोधी कानून बनाया और जिहादियों पर सख्ती की, तो इसमें भी विपक्ष को दिक्कत होने लगी। वहीं हमने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की। भाइयों बहनों, नाम बदलकर अवैध मदरसे चल रहे थे, नाम कुछ और, काम कुछ और हो रहा था। संदिग्ध लोग आ रहे थे जिनका इतिहास ठीक नहीं था, ऐसे लोगों की शरण स्त्री, ये हमारे ऐसे स्थान बन रहे थे। हमने जब इन मदरसों पर कार्रवाई की तो विपक्ष हम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। अब जब हमने प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया तो विपक्ष अब तो बहुत ही परेशान हो रहा है। उनकी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि इसके लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड देवभूमि के अंदर ऐसा कोई मदरसा संचालित नहीं होगा जिसमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा। मैं आज इस मंच से तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह मुंशियारी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक अनोखा अंदाज दिखाया। मॉर्निंग वॉक करते हुए वे सड़क किनारे स्थित एक छोटी दुकान पर रुके और वहां चाय की चुस्कियां लेते हुए आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों से आत्मीय बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने जवानों से उनके अनुभवों और सीमांत क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीमांत इलाके में तैनात जवानों की सेवाएं प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का विषय है। स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों और पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में स्वर्णागिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चाय की चुस्कियां भी लेते नजर आए। साथ ही जवानों से इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की। आपको बताते चले, सीमांत इलाकों में तैनात जवानों की सेवाएं प्रदेश के और देश के दोनों के लिए गर्व का विषय। उन्होंने कहा, वहीं स्थानीय लोगों से भी बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों और पर्यटन की संभावनाओं पर भी इस दौरान चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में स्वर्णागिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। तो मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली चाय की चुस्कियां, जहां आईटीबीपी जवानों संग उन्होंने बातचीत की, स्थानीय लोगों से भी मिले। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र में मिलन पहुंचने पर आपको बताते चले, स्थानीय लोगों ने उनका एक भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलम सीमा में आपको बताते चले क्षेत्र में आईटीबीपी जवानों से मुलाकात भी की। वहीं छत्रभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आदि कैलाश, गुंजी क्षेत्र, माना क्षेत्र, हर्षिल का दौरा करने वाले क्षेत्र के सबसे पहले प्रधानमंत्री है। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सारे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने सिर्फ दौरा नहीं किया, उन्होंने इन क्षेत्रों में काम कर रहे हमारे सैन्य कर्मियों, आईटीबीपी सहित हमारे अर्धसैनिक बलों और सभी सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया। और इतना ही नहीं, आपने उनकी होली या दिवाली समारोह भी देखा होगा। इस बार वे नौसेना के साथ थे। कभी वे सीमा क्षेत्र में होते हैं, कभी वे दूसरे क्षेत्र में होते हैं। उनकी हर कार्यवाही का उद्देश्य भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना होता है और उन्होंने इस क्षेत्र में हमारे ग्रामीणों का भी मनोबल बढ़ाया है। तो वे आपको बताते चले, मिलन पहुंचे सीएम धामी, साथ ही उन्होंने जायजा भी लिया और जवानों क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर की जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक यात्रा है, उस यात्रा को इस क्षेत्र में भी प्रारंभ करने के लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आदि कैलाश, जोलिंगकोंग, गुंजी क्षेत्र, माणा क्षेत्र, मुखवा, हर्षिल, सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। केवल दौरा ही नहीं किया है, इन क्षेत्रों पर काम करने वाले हमारे सेना के लोग,
हमारे पैरामिलिट्री के आईटीबीपी समेत सभी संस्थानों के लोग, सभी सुरक्षा बलों के लोग, उनके मनोबल को बढ़ाने का भी काम किया है। और इतना ही नहीं, उनकी कोई होली दिवाली, अभी आपने देखा होगा इस बार वो नेवी के लोगों के साथ थे, कभी सीमांत क्षेत्र में होते हैं, कभी वो किसी क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, कभी सियाचिन में चले जाते हैं, कभी हिमाचल के किसी बॉर्डर पर चले जाते हैं। उनका हर काम भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी होता है। तो वही देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां धामी मंत्रिमंडल पर विस्तार पर चर्चा तेज, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार पर महेंद्र भट्ट का बयान, हमें केवल डेट ही तय करनी है। महेंद्र भट्ट ने कहा जहां संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है, उन्होंने ये भी बताया वहीं संगठन में पदाधिकारी किए जा रहे थे। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई। बताया जा रहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संबंध में महत्वपूर्ण बयान भी दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमें अब केवल तारीख तय करनी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाते हुए पूरी प्रक्रिया पर विचार किया जा चुका है। भट्ट ने आगे कहा कि बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो वही संगठन की मजबूती का काम लगातार किया जा रहा है, वही पदाधिकारी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वही आपको बताते चले, चर्चाएं अब मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर तेज होती नजर आ रही है, जहां आपको बता दें केवल डेट ही तय करनी है। महेंद्र पूरी नहीं बनी है, अभी हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बहुत जल्दी हम 10, 11, 12 में हम अपने जो मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित करेंगे। हमारे मोर्चों की जिला अध्यक्ष घोषित होने हैं, बाद में जिले की टीम घोषित होनी है, फिर मंडलों की टीम घोषित होनी है। हमारी बहुत बड़ी फौज बननी है। हमारा जो तंत्र है इतना बड़ा है और बूथ तक के कार्यक्रमों की संरचना बनाई है। आप देखेंगे जनवरी माह तक हम हमारे पूरे संगठन का स्वरूप तैयार करेंगे। कैबिनेट के बारे में मैंने कहा ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिए, बहुत जल्दी उसकी तिथि आएगी, उस पर बहुत दिन लगने वाले नहीं है। एक दिन में शपथ नहीं, कोई भी तिथि किसी भी दिन आ सकती है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन और 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्य के सैनिक कल्याण एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने दोनों सम्मेलनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह सम्मेलन प्रदेश के किसानों और पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से सरकार उनकी समस्याओं को समझने और समाधान की दिशा में ठोस पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं आपको बताते चले, राज्य स्थापना दिवस पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन होगा। 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन होना है, जहां 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन होगा। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने भी इसे लेकर समीक्षा बैठक की है। साथ ही आपको बताते चले, राज्य स्थापना दिवस को लेकर यह सम्मेलन आयोजित। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां राज्य स्थापना दिवस पर युवा महोत्सव 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन। मंत्री रेखा आर्य ने की तैयारियों की समीक्षा। 3 दिन तक होगी तरह तरह की प्रतियोगिताएं, लोक नृत्य, गीत, लेखन, भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जहां पहली बार ऑनलाइन एंट्री की सुविधा भी दी जा रही है। महोत्सव में होंगे सांस्कृतिक आयोजन, जहां आपको बताते चले इस दौरान कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर यह युवा महोत्सव पहली बार ऑनलाइन एंट्री की सुविधा भी दी जा रही है। महोत्सव में होंगे सांस्कृतिक आयोजन। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।